नमस्कार दोस्तों, मैं सुप्रिया स्वागत करती हूँ आपका डिकोड एग्जाम के करंट अफेयर के रिवीजन सेशन की क्लास में। दोस्तों, जैसा कि हमने अपने करंट अफेयर के रिवीजन सेशन की सीरीज स्टार्ट की थी और हमने अपनी लास्ट क्लास में इंटरनेशनल रिलेशन से रिलेटेड कुछ इंपॉर्टेंट पॉइंट को देखा था जो आपके एग्जाम के लिए बहुत ही ज्यादा इंपॉर्टेंट थे। आज उसी सेशन को हम आगे बढ़ाएंगे और आज की क्लास में हम कुछ अनइम्पॉर्टेंट इंटरनेशनल इवेंट्स को देखेंगे जो कि हाल फिलहाल में घटित हुए थे और आपके एग्जाम के लिए वो इंपॉर्टेंट है। तो चलिए दोस्तों, आज की क्लास में इंटरनेशनल रिलेशन से रिलेटेड कुछ इंपॉर्टेंट बिंदुओं को देखेंगे। दोस्तों ध्यान रखिएगा, हम भारत और अन्य देशों के साथ जो हुए समझौते हैं उनको इस सेशन में नहीं देखेंगे। उसके लिए मैं एक अलग से सेशन बनाऊंगी जिसमें जो है इंडिया और जो भारत और जो अन्य देशों के साथ भारत ने समझौते किए, जो इंपॉर्टेंट एग्रीमेंट थे, उनको हम एक साथ वहां पे डिस्कस कर लेंगे। तो आते हैं दोस्तों, यहाँ पे स्टार्ट करते हैं अपने सेशन को जल्दी से आप सब लोग अपने दोस्तों के साथ शेयर कर दीजिए और जल्दी से जल्दी चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए और बेल आइकन को प्रेस कर लीजिए। इससे आपको चैनल से रिलेटेड हर क्लास की वीडियो का जो है टाइम से नोटिफिकेशन मिलेगा और आपकी कोई भी क्लास मिस नहीं होगी। तो स्टार्ट करते हैं दोस्तों अपनी क्लास और आज के सबसे इंपॉर्टेंट पहले पॉइंट की तरफ चलते हैं। देखिए, ये दक्षिण अफ्रीका का, माफ करिएगा, ये अफ्रीका जो कॉन्टिनेंट है उसका ये कंट्री है जिसका नाम है केनिया। और केनिया ने अपना पहला जो है ऑपरेशनल अर्थ ऑब्जर्वेशन सैटेलाइट यानी कि पृथ्वी का अवलोकन करने वाले एक सैटेलाइट को, एक उपग्रह को लॉन्च किया है जिसका नाम है ताइफा-1। तो ये ताइफा-1 आपसे पूछा जा सकता है कि ये किस देश का जो है पहला ऑपरेशनल अर्थ ऑब्जर्वेशन सैटेलाइट है। तो ये अफ्रीका का है, ठीक है, अफ्रीका के देश केनिया का है, ठीक है। तो केनिया ने, जो कि हाल फिलहाल यानी कि अप्रैल 2023 की बात है, जो राज्य है कैलिफोर्निया, ठीक है, जो कि अमेरिका का राज्य कैलिफोर्निया है, वहां के, ठीक है, बेडनबर्ग जो बेस है वहां से एलन मस्क की रॉकेट कंपनी जिसका नाम है स्पेस एक्स, उससे जो है एक सैटेलाइट को लॉन्च किया जिसका नाम है दोस्तों ताइफा-1। ध्यान रखिएगा, ताइफा-1 जो कि केनिया का पहला ऑपरेशनल अर्थ ऑब्जर्वेशन सैटेलाइट है जिसको लॉन्च किया गया है केनिया के द्वारा। कहां से दोस्तों? ये किया गया है बेडनबर्ग बेस से एलन मस्क की जो रॉकेट है स्पेस एक्स के साथ। ध्यान रखिएगा, इस जो है एक प्रोग्राम चलाया गया है जिसका नाम है, ठीक है, राइट शेयर प्रोग्राम, जो कि स्पेस एक्स का राइट शेयर प्रोग्राम है। इसी के माध्यम से इस रॉकेट को लॉन्च किया गया है और इसमें जो है तुर्की समेत विभिन्न और भी देशों के लगभग जो है 50 देशों के पेलोड भी जो है अपलोड थे, ठीक है, जिनको लॉन्च किया गया है। ये ताइफा-1 है, इसको किस कंपनियों के द्वारा डिजाइन किया गया है तो ये ध्यान रखिएगा दोस्तों। वैसे ये आपके लिए इंपॉर्टेंट नहीं है, ठीक है, सायरा लैब्स और यहाँ पे देखा जाए इंडोरासेट जो है, इंडोरोसेट, इसके द्वारा, इन दो कंपनियों के द्वारा मिल करके इस जो है ताइफा-1 सैटेलाइट को लॉन्च किया गया, ठीक है। तो ये ध्यान रखिएगा, ये जो सैटेलाइट है दोस्तों, जैसा कि हमने बताया कि ये पृथ्वी का अवलोकन करेगी। तो इसका जो प्राथमिक उद्देश्य क्या होगा, जैसा कि केनिया बहुत सारे जो है प्राकृतिक आपदाओं से ग्रसित रहता है, जिसमें से देखिए बाढ़, सूखा, ऐसी जो है प्राकृतिक आपदाएं आती रहती हैं। तो इन प्राकृतिक आपदाओं का प्रबंधन करने के लिए, साथ ही साथ जो खाद्य असुरक्षा विद्यमान है उस क्षेत्र में, उससे निपटने के लिए जो है इस, ठीक है, जो है इस उपग्रह को लॉन्च किया गया। और इस उपग्रह के ही माध्यम से जो है इनसे संबंधित यानी कि जो बाढ़ है, सूखा है, जंगल आग सहित जो कृषि और पर्यावरणीय डेटा है उनको एकत्र किया जाएगा और ऐसे विभिन्न जो आपदाएं हैं उनसे, ऐसी चुनौतियों से निपटने में ये डेटा जो है केनिया को काफी ज्यादा सहायता करेगा, ठीक है। तो केनिया का अपना जो पहला ऑपरेशनल अर्थ ऑब्जर्वेशन सैटेलाइट है वो है ताइफा-1। चूंकि बात करें केनिया का, और ये अफ्रीका का एक देश है, ठीक है, ईस्ट अफ्रीका कॉन्टिनेंट पर ये बसा हुआ है और इसका ध्यान रखिएगा, ये एक जो है हिंद महासागर के तट से ये अपनी सीमा को साझा करता है और ये पूर्वी अफ्रीकी देश है, ठीक है। आप यहाँ पे इसका मैप देख सकते हैं, ये है दोस्तों केनिया, जिसकी कैपिटल दोस्तों नैरोबी है और यहाँ पे ईस्ट में की इंडियन ओशियन है दोस्तों, जिसे हिंदी में हिंद महासागर कहते हैं। और अगर हम बात करें केनिया किन किन देशों से अपनी सीमा साझा करता है, तो सोमालिया से करता है, इथोपिया से करता है, सूडान से करता है, साथ ही साथ तंजानिया से करता है। और ध्यान रखिएगा दोस्तों, यहाँ पे, ठीक है, युगांडा, तंजानिया और केनिया के बॉर्डर पे एक लेक है जिसका नाम है लेक विक्टोरिया, जो अक्सर आपके एग्जाम में पूछा जाता है। और लेक विक्टोरिया की सीमा पर ही दोस्तों इसकी जो राजधानी है नैरोबी वो लगी हुई है, ठीक है। तो ये लेक विक्टोरिया दोस्तों अफ्रीका की ये सबसे बड़ी झील है और इसी झील से दोस्तों मिस्र की जो वरदान कही जाने वाली नदी है, जिसे हम नील नदी या नाइल रिवर के नाम से जानते हैं, उस नाइल रिवर का उद्गम जो है इसी विक्टोरिया लेक से होता है। और अगर नील नदी की हम बात करें दोस्तों तो ये विश्व की सबसे लंबी नदी है दोस्तों। केनिया, जिसकी कैपिटल नैरोबी है, इसकी अगर हम करेंसी की बात करें दोस्तों तो केनियन शिलिंग जो है वो यहाँ की करेंसी। और ध्यान रखिएगा दोस्तों, हाल फिलहाल की बात है दोस्तों, जो केनिया के राष्ट्रपति हैं विलियम
विलियम सामोई रूटो, वो हाल फिलहाल में भारत की यात्रा पे भी आए थे। कृषि क्षेत्र से संबंधित बहुत सारे समझौते भारत और केन्या के बीच में हुए हैं। और ये देखिए अभी कुछ ही दिन पहले की बात है, दिसंबर की ही बात है कि जो केन्या के राष्ट्रपति वो भारत दौरे पे आए थे। इस कारण से केन्या भी आपके लिए बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट हो जाता है, ठीक है। तो ये ध्यान रखिएगा। यहाँ पे मैं थोड़ा सा मैप आज आपको बताऊंगी कुछ कंट्री का। और मैं देखिए मैंने कमेंट बॉक्स में किसी भी बच्चे का ये नहीं देखा कि भाई आप लोगों ने मैपिंग किया। हाँ, मुझे एक दो लोगों ने स्पेशली जो है दानिश जी ने, ठीक है, आप लोगों ने आंसर किया मुझे, देखिए। और बाकी लोग भी जो मैपिंग करिए, ठीक है। ये पॉसिबल नहीं कि एक ही क्लास में आपको सारी जो है मैपिंग बताई जा सके, ठीक है, लेकिन मैं पूरी कोशिश करूंगी कि वो चीजें आपको बताई जाए। और देखिए अगर आपको कंटेंट, कुछ लोग को लग रहा होगा कि वन लाइनर नहीं, देखिए पेपर का नेचर, अगर आप लोग प्रीवियस ईयर्स के पेपर को देखेंगे तो आपको नेचर पता चलेगा, ठीक है। अब वन लाइनर और लूसेंट से थोड़ा सा ऊपर उठिए, ठीक है, क्योंकि अब पेपर का नेचर बदल रहा है, आयोग नए नए क्वेश्चन को ऐड कर रहा है। तो अब थोड़ा सा ऊपर उठने का प्रयास करिए और थोड़ा सा इन डेप्थ स्टडी करने की भी कोशिश करिए। अगर आपको सिलेक्शन लेता है तो वो लूसेंट से थोड़ा ऊपर उठिए, ठीक है। तो यहाँ पे हम बात करें, देखिए अभी हाल फिलहाल में जो संयुक्त राष्ट्र सुरक्षा परिषद है उसमें जो है यूनाइटेड नेशन जो सिक्योरिटी काउंसिल है उसमें जो कि 15 सदस्य देश होते हैं, जिसमें से 5 अस्थायी होते हैं और 10 जो है अस्थायी होते हैं। इन 10 अस्थायी देशों के जो अस्थायी देश हैं, ठीक है, नॉन परमानेंट मेंबर है, उनकी जो है हर 2 साल पे नए मेंबर्स चुने जाते हैं। और इस साल जो है 5 देशों को जो है अस्थायी सदस्य चुना गया है संयुक्त राष्ट्र की सुरक्षा परिषद में। तो क्वेश्चन आपसे पूछा जा सकता है कि ये 5 देश कौन से हैं। तो दोस्तों ये 5 देश जिनका नाम है अल्जीरिया है, ठीक है, यहाँ पे गुयाना है, कोरियाई गणराज्य है, सिएरा लियोन है, स्लोवेनिया है। इनको जो है इस साल 2023 में 2 साल के कार्यकाल के लिए, ध्यान रखिएगा, 2 साल के लिए चुने जाते हैं, रोटेशन रूप से चुने जाते हैं, रोटेशनल रूप से, जो 193 जो मेंबर्स हैं यूनाइटेड नेशन के उनके आधार पे, ठीक है। और यहाँ पे जो है सुरक्षा जो है संयुक्त राष्ट्र सुरक्षा परिषद में इन्हें जो है अस्थायी सदस्य के रूप में चुना गया है। ध्यान रखिएगा अस्थायी सदस्य 5 हैं, जो परमानेंट मेंबर्स होते हैं उनको वीटो पावर भी होती है। ये जो नए सदस्य हैं ये किन 5 देशों का स्थान लेंगे, तो ये अल्बानिया का स्थान लेंगे और ब्राजील, गैबॉन, घाना और संयुक्त अरब अमीरात इनकी जगह लेंगे। और इन देशों का जो कार्यकाल है इस साल यानी कि 31 दिसंबर 2023 को समाप्त हो जाएगा। और ये जो नए 5 देश जो जुड़े हैं इनका जो ये नवनिर्वाचित जो देश हैं इनका जो कार्यकाल शुरू होगा वो 1 जनवरी 2024 से शुरू होगा। और ये कब तक जो है इस अस्थायी सदस्यता को ग्रहण किए रहेंगे, तो 31 दिसंबर 2025 तक जो है ये अपनी अस्थायी सदस्य बने रहेंगे, ठीक है। और ये जो 5 जो नवनिर्वाचित सदस्य हैं, क्या ये पहले भी सुरक्षा परिषद के सदस्य थे? हाँ जी बिल्कुल थे, ये पहले भी सुरक्षा परिषद के सदस्य रह चुके हैं। कोई भी ऐसा देश नहीं है जो पहली बार जो है सुरक्षा परिषद का अस्थायी सदस्य बना है। चूंकि बात कर रहे हैं यूनाइटेड नेशन सिक्योरिटी काउंसिल की यानी कि संयुक्त राष्ट्र सुरक्षा परिषद की, तो आइए इसके बारे में भी बात कर लेते हैं। देखिए बात करते हैं दोस्तों, यूनाइटेड नेशन की जो स्थापना हुई थी 1949 ठीक है 45 में 1945 में। तो चूंकि द्वितीय विश्व युद्ध के बाद जो है यूनाइटेड नेशन की स्थापना की गई थी संयुक्त राष्ट्र के चार्टर के द्वारा। और अगर हम बात करें यूनाइटेड नेशन का जो हेडक्वार्टर है वो न्यूयॉर्क में है, जो कि संयुक्त राज्य अमेरिका का एक शहर है। और इस समय वर्तमान में जो यूनाइटेड नेशन के प्रमुख हैं दोस्तों उनका नाम है एंटोनियो गुटरेस, ठीक है। देखिए संयुक्त राष्ट्र के 6 अंग है, माफ करिएगा, इसमें से एक अंग तो आपका संयुक्त राष्ट्र सुरक्षा परिषद है। अन्य जो 5 अंग है उनके बारे में भी बात कर लेते हैं। अन्य जो 5 अंग है दोस्तों उनका नाम है संयुक्त राष्ट्र महासभा, यूनाइटेड नेशन जनरल असेंबली, ट्रस्टशिप काउंसिल, आर्थिक और सामाजिक परिषद, अंतरराष्ट्रीय न्यायालय और सचिवालय। ये ध्यान रखेगा यूनाइटेड नेशन के 6 अंग है। तो आपसे यहाँ से पूछा जा सकता है कि निम्न में से कौन सा यूनाइटेड नेशन का, ठीक है, जो है प्रमुख अंग नहीं है। यहाँ पे बात करें ये जो सुरक्षा परिषद है दोस्तों इसमें 15 सदस्य होते हैं, मैंने पहले ही बताया, जिसमें से 5 जो है अस्थायी होते हैं, परमानेंट मेंबर होते हैं, और 10 जो है नॉन परमानेंट मेंबर होते हैं। इसमें से अगर 5 जो अस्थायी सदस्य हैं वो कौन कौन से, चीन है, फ्रांस है, रूस है, यूनाइटेड किंगडम है और संयुक्त राष्ट्र अमेरिका है। ये सभी अस्थायी सदस्य हैं। जब से जो है बना ये यूनाइटेड नेशन तब से ये अस्थायी सदस्य हैं और इनके पास कुछ महत्वपूर्ण शक्तियां हैं, यानी कि वीटो करने की भी शक्ति, किसी भी प्रस्ताव को वीटो करके जो है उसे निलंबित कर सकते हैं, ठीक है। ये 5 सदस्य देश, ठीक है। तो ये ध्यान रखिएगा यूनाइटेड नेशन से रिलेटेड कुछ महत्वपूर्ण इंपॉर्टेंट चीजें। और यहाँ पे ये ध्यान रखिएगा कि किन देशों को जो है अस्थायी सदस्य के रूप में चुना गया है इस साल, ठीक है। अगला हमारा प्रश्न है, पॉइंट है, इंपॉर्टेंट पॉइंट जो आपके एग्जाम के लिए बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है, वो है ऑपरेशन, ठीक है, बॉर्डर स्वार्ड।
तो यहाँ पे दोस्तों ऑपरेशन बॉर्डर स्वॉर्ड क्यों चर्चा में था, तो ये देखिए जुलाई की बात है दोस्तों 2023 की। ये भारत और अमेरिका के द्वारा इस ऑपरेशन बॉर्डर स्वॉर्ड को चलाया गया था। किस उद्देश्य से, तो दोस्तों ये जो अवैध और जो खतरनाक दवाएं होती हैं, जो इलीगल और जो बहुत हार्मफुल जो मेडिसिन होती हैं, उनकी तस्करी को रोकने के लिए, ठीक है, उन्हीं की तस्करी को रोकने के लिए ऑपरेशन बॉर्डर, ठीक है, यहाँ पे माफ करिएगा ब्रॉडर स्वॉर्ड जो है अभियान चलाया गया था। और ये अभियान जो है भारत और अमेरिका के द्वारा जो है संयुक्त रूप से चलाया गया। और इस अभियान में, ठीक है, अवैध दवाएं जो है, जो उपकरण है, जो रसायन है, उनको रोकने के लिए इस अभियान की कई सारी महत्वपूर्ण एजेंसियों ने मदद किया। इसी अभियान के तहत देखा जाए इस ऑपरेशन से जितने भी अवैध और संभावित रूप से जो खतरनाक दवाएं होती हैं, जो चिकित्सा उपकरण होते हैं, जो सिंथेटिक दवाएं होती हैं, उनसे लगभग 500 से अधिक जो है शिपमेंट थे, उनको अमेरिकी उपभोक्ताओं तक पहुंचने से रोका गया। तो ये इंपॉर्टेंट है आपको कि दोस्तों भारत और यूएसए के द्वारा जो है संयुक्त रूप से ऑपरेशन, ठीक है, ब्रॉडर स्वॉर्ड चलाया गया था। किस उद्देश्य से, तो ये ध्यान रखिएगा, जो अवैध दवाएं होती हैं, ठीक है, जो खतरनाक दवाएं होती, उनकी तस्करी को रोकने के लिए ऑपरेशन चलाया गया। ठीक है, तो ये आपसे बहुत ही ज्यादा, ये भी स्टार क्वेश्चन कर लीजिएगा, पूछा जा सकता है। अगला हमारे लिए इंपॉर्टेंट है दोस्तों, दुनिया की पहली मानव रोबोट प्रेस कॉन्फ्रेंस हुआ था। यानी कि एक तरफ रोबोट बैठे थे, दूसरी तरफ प्रेस के मेंबर्स बैठे थे, और वो लोग क्या कर रहे थे, प्रेस के आदमी जो है वो क्वेश्चंस कर रहे थे किनसे, रोबोट से, और रोबोट उनका आंसर दे रहे थे। तो इस तरह की प्रेस कॉन्फ्रेंस हो गई है, और ये दुनिया की पहली जो है मानव रोबोट प्रेस कॉन्फ्रेंस हुई थी। तो आपके लिए इंपॉर्टेंट हो जाता है कि ये प्रेस कॉन्फ्रेंस कहाँ हुई थी, तो ये ध्यान रखिएगा जुलाई में है, स्विट्जरलैंड के जेनेवा में। ठीक है, स्विट्जरलैंड के जेनेवा में जो है ये दुनिया की पहली मानव रोबोट प्रेस कॉन्फ्रेंस का आयोजन किया गया। और इस मानव रोबोट प्रेस कॉन्फ्रेंस का नाम क्या था, इसे क्या कहा गया, तो AI फॉर गुड, यानी कि आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस फॉर गुड, अच्छे के लिए। ठीक है, और इस पूरे कॉन्फ्रेंस में देखा जाए कितने जो है यहाँ पे 9 ह्यूमनाइड रोबोट्स, मतलब मानव जैसे दिखने वाले रोबोट ने जो है भाग लिया। और इसमें जो पत्रकार आए थे, जो रिपोर्टर्स आए थे, वो क्या कर रहे थे, रोबोट से क्वेश्चंस कर रहे थे, बहुत तरह के प्रश्न पूछ रहे थे, और ये रोबोट्स जो है इनका आंसर कर रहे थे। तो इस तरह का जो है सम्मेलन, दुनिया का पहला सम्मेलन था, और स्विट्जरलैंड के जेनेवा में किया गया था। उद्देश्य दोस्तों इसका क्या था, तो दुनिया को जो घोषित रोबोट आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस है उससे परिचित कराना, उसके प्रति जागरूक करना, ये इसका उद्देश्य था। ठीक है, तो दुनिया की पहली मानव रोबोट प्रेस कॉन्फ्रेंस दोस्तों जेनेवा, स्विट्जरलैंड में। इसी के साथ साथ दोस्तों वीडियो को शेयर करते रहिए, लाइक्स एंड कमेंट्स भी बढ़ाते रहिए, और किसी भी तरह की कोई समस्या है, ठीक है, कई लोग बोलते हैं वीडियो नहीं अच्छी लगी, बोरिंग थी, या था, तो आप मुझे बताइए कि कौन सी पॉइंट है आपके लिए एग्जाम क्वालिफाई करना है। तो आपके लिए इंपॉर्टेंट होता है कितनी ज्यादा से ज्यादा चीजें आपको बता दी जाए। ठीक है, जिन्हें पढ़ना है उन्हें तो इंटरेस्टिंग ही चीजें लगेगी, बाकी तो अलग चीजें हैं। ठीक है, यहाँ पे हम बात करते हैं, भूटान जो है वो संयुक्त राष्ट्र की अल्प विकसित देशों की सूची से बाहर हुआ है। तो संयुक्त राष्ट्र की दोस्तों एक सूची है, ठीक है, जिसको हम कहते हैं लीस्ट डेवलप्ड कंट्री की सूची। ठीक है, तो इस लिस्ट से भी हाल फिलहाल में भूटान जो है बाहर हुआ है, यानी कि अब भूटान बहुत जो है कम विकसित देशों वाली सूची में नहीं रहा, वो विकसित हुआ है। ठीक है, इसका मतलब नहीं कि हम उसको विकसित कह देंगे, यानी कि अब वो विकासशील के क्षेत्र में आया है। तो यहाँ पे जो है हाल फिलहाल में जो संयुक्त राष्ट्र की जो सबसे कम विकसित देशों के शिखर सम्मेलन का आयोजन किया गया था दोस्तों, कहाँ, कतर की राजधानी दोहा में। तो ये भी आपसे पूछा जा सकता है कि जो है संयुक्त राष्ट्र के सबसे कम विकसित देशों की जो शिखर सम्मेलन का आयोजन कहाँ किया गया था, दोहा में किया गया था, कतर के दोहा में किया गया था। और इसमें एक महत्वपूर्ण निर्णय लिया, जो हिमालयी राज्य है दोस्तों, यानी कि देश है जिसका नाम है भूटान, उसको जो है लिस्ट डेवलप्ड कंट्री से की सूची से बाहर कर दिया गया है। और इस तरीके से इस सूची से बाहर होने वाला क्या भूटान पहला देश है? नहीं भाई, भूटान जो है दुनिया का जो है 7वां देश है जो यूनाइटेड नेशन की लिस्ट डेवलप्ड कंट्रीज की जो लिस्ट है उससे बाहर हुआ है। अगर हम बात करें इस सूची में भूटान को कब शामिल किया गया था, तो इस सूची में जो है पहली बार 1971 में जो है इस समूह में शामिल किया गया था, 1971 में भूटान को। और उसके बाद जो है भूटान ने लगातार कार्य किया। और ध्यान रखिएगा भूटान बहुत सारे कारणों से भी इस साल चर्चा में है। ठीक है, तो यहाँ पे जो है सबसे कम विकसित देशों की जो सूची बनाई गई थी दोस्तों, वो बनाई गई थी 1971 में, और उसी साल जो है भूटान को शामिल किया गया था। ठीक है, और ये जो है किन आधारों पर जो है किसी भी कंट्री को लीस्ट डेवलप्ड कंट्री में जो है शामिल करते हैं, तो उन देशों में जिनका सामाजिक स्तर, ठीक है, और जो है आर्थिक विकास संकेतक सबसे निम्न स्तर का रहता है, उनको जो है
इस सूची में शामिल किया जाता है। और इस समय देखा जाए वर्तमान में जो 46 कंट्रीज हैं, 46 देश जो है वो सबसे कम विकसित सूची में जो है शामिल किए गए हैं। जिसमें से अगर देखा जाए कुछ देशों के नाम हम देखें तो यहाँ पे बुर्किना फासो है, सेनेगल है, रवांडा है, हैती, नेपाल, नेपाल भी शामिल है दोस्तों, सोलोमन द्वीप है। ऐसे जो है जहां पे उच्च स्तर की गरीबी देखी जाती है, शिक्षा का स्तर काफी ज्यादा निम्न होता है, स्वास्थ्य सेवाएं भी काफी ज्यादा निम्न स्तर की होती है और इन जो है सेवाओं तक पहुंच काफी सीमित होती, अपर्याप्त, यानी कि जो बुनियादी ढांचा होता है, ठीक है, जो बेसिक जो इंफ्रास्ट्रक्चर होता है उसका भी काफी ज्यादा अपर्याप्त रूप में होता है। तो ऐसे देशों को जो है, इन्हीं देशों को लीस्ट डेवलप्ड कंट्रीज में रखा जाता है और वर्तमान में 46 कंट्रीज जो है इसमें शामिल है और ये उन देशों की सूची है। तो इसको भी एक बार आप देख लीजिएगा, वैसे इंपॉर्टेंट है नहीं, ठीक है। तो यहाँ पे भूटान भी है, ठीक है, ये ध्यान, भूटान को बाहर कर दिया गया है इससे। तो यहाँ पे जो है भूटान संयुक्त राष्ट्र की अल्प विकसित सूची से बाहर हुआ है, ठीक है। इसी के साथ साथ हम बात करते हैं भाई, दुनिया की पहली रेत बैटरी स्थापित की गई, यानी कि बालू से बनी हुई बैटरी को स्थापित किया गया है किस देश में दोस्तों? फिनलैंड में, ठीक है। तो फिनलैंड में जो है दुनिया की पहली रेत बैटरी यानी कि सैंड बैटरी को स्थापित किया गया है। तो फिनलैंड में दुनिया की पहली जो है रेत बैटरी को बनाया गया है और ये जो रेत बैटरी में एक विशाल जो है स्टील सेलो लगाया गया है, पूरी बॉडी लगाई गई, आप देख सकते हैं। और ये जो स्टील सेलो है ये कितना लंबा मीटर है? तो यहाँ पे 7 मीटर लंबा है और 4 मीटर ये चौड़ा एक टैंक है। और इसमें जो है इसकी क्षमता क्या है इस पूरे टैंक की? तो ये लगभग 100 टन जो है रेत को ये भर सकता है और इसी रेत के माध्यम से, इस रेत में जो है एनर्जी, ऊर्जा को क्या किया जाएगा? प्रिजर्व किया जाएगा, रखा जाएगा और फिर जो इसको रिलीज किया जाएगा एक सेंट्रलाइज सिस्टम के माध्यम से। और ये पूरे जो है शहर को, जहां पे ये स्थापित किया गया, वहां के घरों को जो है हीटिंग प्रोवाइड करेगा, हीट करेगा, वहां के जो है जो जल जो स्रोत है उनको भी ये गर्म करेगा। तो ये जो है फिनलैंड का एक शहर है कंकानपा, ठीक है, वहां पे जो है इस पहली रेत बैटरी फैक्ट्री जो है टैंक को स्थापित किया गया है। और ये शहर में जो है केंद्रीकृत हीटिंग नेटवर्क से जुड़ा है, जो सेंट्रलाइज हीटिंग नेटवर्क है दोस्तों शहर के बीचों बीच। और ये जो है बीच में इसलिए स्थापित किया गया कि शहर के साथ चारों तरफ जो है हीटिंग नेटवर्क से जुड़ेगा, हीटिंग को रिलीज करेगा, ठीक है। और ये वहां की इमारतों को, जो सार्वजनिक जल प्रणालियां हैं, उनको गर्म रखेगा। तो फिनलैंड में दोस्तों दुनिया की पहली रेत बैटरी स्थापित की गई है, ठीक है। इसी के साथ साथ हम बात करते हैं दोस्तों, जल सम्मेलन का आयोजन किया गया यूनाइटेड नेशन के, ठीक है, जो हेडक्वार्टर है न्यूयॉर्क में। तो ये इंपॉर्टेंट है दोस्तों, चूंकि ध्यान रखिएगा समिट्स के बारे में हम एक अलग वीडियो लेकर के आएंगे, उनमें जो है जितनी अभी तक की समिट्स हुई हैं उनको एक बार डिस्कस करेंगे। यहाँ पे एक बार फिर उसको देख लेते हैं कि यूनाइटेड नेशन द्वारा जल सम्मेलन का आयोजन किया गया, कहाँ किया गया दोस्तों? न्यूयॉर्क में किया गया, जो कि यूनाइटेड नेशन का हेडक्वार्टर है। तो ये मार्च 2023 में जो है ये पहला, ठीक है, यानी कि पहला नहीं है, ध्यान रखिएगा, दूसरा ये सम्मेलन है। 46 ईयर्स के बाद, 46 वर्षों के बाद जो है पहला जल सम्मेलन का आयोजन किया गया। यानी कि 46 वर्ष पहले भी इसका जो जल सम्मेलन का आयोजन किया गया था, लेकिन अब इतने वर्षों के बाद ये जल सम्मेलन का आयोजन किया गया है, जिस कारण से ये इंपॉर्टेंट हो जाता है। इस सम्मेलन में देखा जाए इंटरनेशनल डिकेड फॉर एक्शन की जो है समीक्षा, एक्शन की मध्यावधि समीक्षा के साथ ये सम्मेलन संपन्न हुआ। ये 3 दिवसीय सम्मेलन था, यानी कि 22 से लेकर के 24 मार्च तक इसका आयोजन किया गया था। और इस सम्मेलन की जो सह मेजबानी दोस्तों की गई थी वो नीदरलैंड और तजाकिस्तान के द्वारा किया गया था, ठीक है। इस सम्मेलन में देखा जाए दोस्तों सतत विकास के लिए, यानी कि सस्टेनेबल डेवलपमेंट के लिए जो एक रिपोर्ट है 2018 से 28 के अनुसार देखा जाए, जो है कार्रवाई की तत्काल आवश्यकता को देखते हुए इस पर बल दिया गया, यानी कि जल संरक्षण की कार्रवाई से रिलेटेड चीजों पर बल दिया गया है। और इस सम्मेलन की थीम क्या थी? आवर वाटर सेट मूवमेंट, जल के लिए विश्व को एकजुट करना, ठीक है, यूनाइटिंग द वर्ल्ड फॉर वाटर, ठीक है, ये इस सम्मेलन की थीम थी। इस सम्मेलन का उद्देश्य क्या था? जो अंतरराष्ट्रीय जल संबंधी लक्ष्य हैं दोस्तों, जो उद्देश्य है उनको पूरा करने के लिए सारे जो कंट्री है वो एक साथ आए, या और सतत विकास के लिए जो एजेंडा है दोस्तों 2030 को, उसको जो है सूचीबद्ध करें। और यहाँ पे हमने बात की 46 वर्षों के बाद ये सम्मेलन आयोजित किया गया न्यूयॉर्क में। तो 46 वर्ष, यानी कि इसके पहले जो ये सम्मेलन दोस्तों आयोजित किया गया था वो 1977 में किया गया था। अर्जेंटीना जो कंट्री है वहां पे एक स्थान है जिसका नाम है मार डेला प्लाटा, वहां पे जो है इसका आयोजन किया गया था। और उस सम्मेलन के बाद ये जल को समर्पित दूसरा संयुक्त राष्ट्र सम्मेलन है, ध्यान रखिएगा।
चलिए अब आप मुझे बताइए, क्योंकि सस्टेनेबल डेवलपमेंट गोल्स जो है 2030 में हमें हासिल करना है और इसमें जो है 17 गोल है, तो आप मुझे बताइए जल से संबंधित गोल कौन सा है। ठीक है, आप मुझे बताइए और ध्यान रखिएगा ये सारे जो गोल है वो आपको याद होने चाहिए, स्पेशली जो है गोल नंबर 1 से लेकर के 6 और फिर 11, 12, 13 देखिए इस साल पीसीएस में पूछा भी गया था, तो इसलिए इसको ध्यान रखिएगा। ठीक है, तो यहाँ पे हमने बात किया दोस्तों, जल सम्मेलन का आयोजन किया गया, दूसरा जल सम्मेलन न्यूयॉर्क में है और पहला जो आंदोलन यहाँ पे ये जो है सम्मेलन का आयोजन किया गया था वो अर्जेंटीना के मार डेला प्लाटा में आयोजित किया गया था। अगला है दोस्तों एक परियोजना है जो हाल फिलहाल में चर्चा में थी, विशेष करके जब इजराइल और ने हमास पर आक्रमण किया, यानी कि हमास ने और इजराइल के बीच में जो युद्ध हुआ। ठीक है, चूंकि हमास के उत्तर में, ठीक है, हमास ने पहले आक्रमण किया, फिर उसके उत्तर में जब इजराइल ने आक्रमण किया तो उसके जो है बाद से ये परियोजना जिसे हम कहते हैं बेन गुरियन नहर परियोजना जो हाल फिलहाल में चर्चा में आ गई है, तो ये इंपॉर्टेंट है कि इसकी लोकेशन आपसे पूछी जा सकती है। दोस्तों बेन गुरियन जो नहर परियोजना है वो इस समय चर्चा में है, इजराइल और हमास के बीच में जो युद्ध चल रहा है उसको लेकर के। ठीक है, तो इजराइल का एक क्षेत्र है दोस्तों जिसे हम बोलते हैं नेगेव रेगिस्तान, वहां के ही बीचों बीच ये जो है एक नहर काटी जाएगी। ठीक है, और ये जो है जिससे एक तरीके से इस परियोजना को, ये जो बेन गुरियन नहर परियोजना है दोस्तों, इसको एक विकल्प के रूप में देखा जा रहा है स्वेज नहर के। ठीक है, स्वेज नहर दोस्तों जो यहाँ पे आप देख सकते हैं, स्वेज कैनाल है जो मेडिटेरेनियन को रेड सी से कनेक्ट करती है और ये एशिया को यूरोप के जो है रास्ते को कम करने में बहुत महत्वपूर्ण योगदान जो है निभाई है। स्वेज कैनाल की दोस्तों जो शुरुआत हुई थी 1869 में हुई थी और एक तरीके से जो है और भी इस डिस्टेंस को कम करने के लिए एक बेन गुरियन नहर जो है परियोजना शुरू की गई। और बेन गुरियन जो है दोस्तों ये किनके नाम पे रखा गया, तो इजराइल के जो संस्थापक थे दोस्तों उनके नाम पे इस नहर परियोजना का नाम रखा गया है। तो ये 1960 के दशक में जो है इस नहर की कल्पना की गई थी और इसका उद्देश्य क्या है, क्यों इसकी कल्पना की गई थी, क्यों इस नहर को बनाए जाने का प्रस्ताव रखा गया था। तो यूरोप और एशिया के बीच के जो एक रास्ता है दोस्तों, उस रास्ते को जो है एक छोटे व्यापारिक रास्ते में बदलना और इस तरीके से ये जो क्षेत्र है जिसपे मिस्र का एकाधिकार चलता है दोस्तों, मिस्र के एकाधिकार को खत्म करना। क्योंकि अगर देखा जाए छोटा जो है समुद्री राजमार्ग देखा जाए दोस्तों एशिया और यूरोप के बीच का, तो अभी वर्तमान में स्वेज कैनाल है। तो स्वेज कैनाल के विकल्प के रूप में इस बेन गुरियन नहर परियोजना को बनाए जाने की बात की जा रही है और ये प्रस्ताव 1960 में रखा गया था। ठीक है, और अगर हम बात करते हैं ये जो परियोजना है दोस्तों, ये जो नहर है वो किसको किसको कनेक्ट करेगी, तो ये देखा जाए दोस्तों ये लाल सागर का जो पूर्वी शाखा है जिसको हम किस खाड़ी के नाम से जानते हैं, अकाबा खाड़ी के। ठीक है, यहाँ पे आप देख सकते हैं ये है गल्फ ऑफ अकाबा। ठीक है, ये है दोस्तों जो कि रेड सी से लगा हुआ है, से शुरू होकर यहाँ पे नेगेव रेगिस्तान के माध्यम से, ठीक है, ये देखिए नेगेव रेगिस्तान है, यहाँ से ये परियोजना शुरू होगी और यहाँ से निकलते हुए ये, ठीक है, नेगेव रेगिस्तान है और यहाँ पे मेडिटेरेनियन सी को ये कनेक्ट करेगी। ठीक है, तो इसी जो है क्षेत्र को, ठीक है, इसी जो है एक तरीके से नहर को निर्माण का प्रस्ताव रखा गया। तो बेन गुरियन नहर परियोजना जो हाल फिलहाल में चर्चा में है, यहां से जो है मैपिंग बेस्ड क्वेश्चन आपसे पूछा जा सकता है। ठीक है, अगला प्रश्न है दोस्तों, ये भी शिखर सम्मेलन से संबंधित है, यानी कि एशिया पैसिफिक इकोनॉमिक कोऑपरेशन एपेक्स शिखर सम्मेलन का आयोजन किया गया। इस साल कहाँ किया गया, तो संयुक्त राज्य अमेरिका के शहर सैन फ्रांसिस्को में। तो यहाँ पे जो है एशिया प्रशांत आर्थिक सहयोग जो देश है, इससे संबंधित जो देश है, उनका जो शिखर सम्मेलन किया गया, ये संयुक्त राज्य अमेरिका के सैन फ्रांसिस्को में आयोजित किया गया। और इस शिखर सम्मेलन का विषय क्या था दोस्तों, भविष्य के लिए एक लचीला और टिकाऊ भविष्य बनाना। ठीक है, माफ करिएगा, सभी के लिए जो है एक लचीला और टिकाऊ भविष्य बनाना था। और इस सम्मेलन के जो है आखिरी दिन एक डिक्लेरेशन को घोषित किया गया, एक डिक्लेरेशन पास किया गया। क्या नाम था दोस्तों, गोल्डन गेट घोषणा। ठीक है, यानी कि गोल्डन गेट डिक्लेरेशन किससे संबंधित है, तो एपेक के, ठीक है, 2023 के शिखर सम्मेलन से ये गोल्डन गेट डिक्लेरेशन आपके लिए इंपॉर्टेंट हो जाता है। इसमें देखा जाए लीडर जो है, इसमें इस सम्मेलन की जो है मेजबानी जो की गई किसके द्वारा, चूंकि अमेरिका में किया गया, तो अमेरिका के जो राष्ट्रपति हैं जो बाइडेन, उनके द्वारा जो है इसकी मेजबानी की गई है। और यहाँ पे जो है एपेक का जो अगला शिखर सम्मेलन दोस्तों जो आयोजित किया जाएगा, ये पेरू में किया जाएगा। देखिए पेरू भी काफी ज्यादा चर्चा में रहा, बात करेंगे क्यों है। ठीक है, तो अगला जो है एपेक सम्मेलन पेरू में आयोजित किया जाएगा। चूंकि 2023 का सम्मेलन अमेरिका के सैन फ्रांसिस्को में आयोजित किया गया, 2024 का सम्मेलन पेरू में होगा। तो 2022 कहाँ पे किया गया था दोस्तों, थाईलैंड की जो राजधानी है बैंकॉक, वहां पे जो है 2022 के सम्मेलन को आयोजित किया गया था। क्योंकि एपेक के बारे में भी बात कर लेते हैं दोस्तों। एपेक दोस्तों नाम से पता चल रहा है एशिया पैसिफिक इकोनॉमिक, ठीक है, यहाँ पे
जो है इकोनॉमिक कोऑपरेशन। तो यानी कि एशिया और पैसिफिक से लगे हुए जो देश हैं उन देशों के बीच में जो है आर्थिक सहयोग करने के लिए इस ठीक है संगठन को बनाया गया। तो यहाँ पे एशिया प्रशांत की बढ़ती परस्पर निर्भरता का लाभ उठाने के लिए 1989 में जो है एक क्षेत्रीय आर्थिक मंच के रूप में ओपेक को, माफ करिएगा, एपेक को जो है स्थापित किया गया। तो ओपेक एक अलग है, ठीक है, यहाँ पे ओपेक जो है ये अलग है, यहाँ ये एपेक है। इसकी जो अगर हम बात करें सचिवालय दोस्तों, ये सिंगापुर में इसका सचिवालय है। और इसके सदस्य देशों की बात करें कौन कौन से, तो ये भी ध्यान रखिएगा, पूछा जा सकता है कि एशिया का देश भारत क्या इसका सदस्य? नहीं दोस्तों, एपेक में भारत देखा जाए पर्यवेक्षक रूप में जो है शामिल है। तो एपेक में भारत को पर्यवेक्षक का दर्जा दिया गया है। और कौन कौन से देश है जो एपेक में शामिल है? ऑस्ट्रेलिया है, ब्रुनेई है, कनाडा, चिली, चीन, हांगकांग, इंडोनेशिया, जापान, दक्षिण कोरिया, मलेशिया, मैक्सिको, न्यूजीलैंड, पापुआ न्यू गिनी, पेरू, फिलीपींस, रूस, सिंगापुर, चीनी ताइपे, थाईलैंड, यहाँ पे वियतनाम और संयुक्त राज्य अमेरिका। ठीक है, तो ये ध्यान रखिएगा। ये सम्मेलन अगला कहाँ पे आयोजित किया जाएगा ये भी ध्यान रखिएगा। ठीक है, चलिए अगला है दोस्तों, यहाँ पे दुनिया का पहला ऐसा देश बन गया दोस्तों भूटान, जिसने वहां पे जो है आवारा कुत्ते होते हैं, यानी कि जो सड़क पे घूमने वाले जो कुत्ते होते हैं उनकी नसबंदी कराए। तो यहाँ पे जो है सड़क पे घूमने वाले कुत्तों की नसबंदी कराने वाला दुनिया का पहला देश जो बन गया है दोस्तों वो भूटान बन गया। और यहाँ पे हमने भूटान के बारे में एक और डिस्कशन किया कि यूनाइटेड नेशन की लिस्ट डेवलप्ड कंट्री की सूची से भूटान को बाहर किया गया। तो यहाँ पे देखिए भूटान ने 14 वर्षों का जो है एक कार्यक्रम चलाया, 14 साल लंबा कार्यक्रम चलाया, जिसे हम कहते हैं कुत्ते प्रबंधन कार्यक्रम। ठीक है, तो इसको लागू करने के बाद जो है वहां पे जो भूटान, वहां के जितने भी सड़क पे घूमने वाले कुत्ते थे उनका उसने ठीक है वैक्सीनेशन किया, टीकाकरण किया और उनकी नसबंदी करने वाला ये दुनिया का पहला देश बन गया है। यहाँ पे जो है राष्ट्रीय कुत्ता जनसंख्या प्रबंधन और रेबिस नियंत्रण परियोजना जो कि 2009 में शुरू की गई थी, इसका उद्देश्य क्या है दोस्तों? जो भूटान में जो सड़क पे घूमने वाले कुत्ते हैं उनकी समस्याओं का समाधान करना, उनकी संख्या को सीमित करने के उद्देश्य से ठीक है वीएस जो है भूटान के द्वारा ये कदम उठाया गया। चूंकि हमने बात किया भूटान के बारे में 2 बार पढ़ लिया, तो आइए बात कर लेते हैं। ये है दक्षिण एशिया का देश दोस्तों भूटान, और यहाँ पे आप देख सकते हैं भूटान जिसका जो है मैप आप यहाँ पे देख रहे हैं। भूटान जो अपनी सीमा साझा करता है दोस्तों भारत से और साथ ही साथ चीन से अपनी सीमा को साझा करता है। ठीक है, और यहाँ पे जो भूटान की दोस्तों राजधानी है वो है थिम्पू, और यहाँ की जो करेंसी वो है नगल ट्रम, और यहाँ पे प्रधानमंत्री है दोस्तों जिनका नाम है लोटे शेरिंग। और इंपॉर्टेंट भूटान इसलिए क्योंकि भूटान के जो राजा है दोस्तों जिग्मे खेसर नामग्याल वांगचुक वो भारत यात्रा पे आए थे। ठीक है, अभी हाल फिलहाल में ही। ठीक है, वो यहाँ पे जो है 8 दिवसीय भारत यात्रा पे 8 दिनों तक वो भारत में थे। ठीक है, और इसलिए जो है भूटान आपके लिए इंपॉर्टेंट हो जाता है। अब मुझे आप बताएंगे कि भूटान से भारत के कौन कौन से राज्य अपनी सीमा को साझा करते हैं। एटलस खोलिए और मुझे कमेंट बॉक्स में आंसर करिए। ठीक है, तो भूटान आपके लिए बहुत इंपॉर्टेंट है क्योंकि अभी हमने बताया कि यहाँ के शासक यानी कि जो राजा है वो भारत यात्रा पे भी आए थे। ठीक है, तो इसलिए भूटान के बारे में थोड़ा सा अच्छे से पढ़ लीजिएगा। अगला प्रश्न है दोस्तों ऑपरेशन से रिलेटेड। हर साल अगर एग्जाम में देखिए तो यहाँ से रिलेटेड क्वेश्चन एक पूछे गए हैं। ठीक है, और यहाँ पे हम बात करते हैं ऑपरेशन अजय। जैसा कि हमने अभी बात किया यहाँ पे इजराइल और हमास के बीच में जो युद्ध हो रहा था दोस्तों, उस युद्ध के दौरान जो इजराइल में फंसे भारतीय थे उन भारतीयों को सुरक्षित वापस लाने के लिए भारत सरकार के विदेश मंत्रालय के द्वारा अक्टूबर 2022 में, माफ करिएगा 2023 में, ठीक है, एक ऑपरेशन चलाया गया जिसका नाम है ऑपरेशन अजय। ठीक है, तो विदेश मंत्रालय के द्वारा जो ऑपरेशन चलाया गया वो ऑपरेशन अजय चलाया गया और इसके माध्यम से जो इजराइल में फंसे भारतीय थे उनको सुरक्षित जो है देश वापस लाना था। ठीक है, ऑपरेशन अजय। इसी के साथ हम देख लेते कुछ अन्य भी महत्वपूर्ण ऑपरेशन जो एग्जाम में आपसे पूछे जा सकते हैं और जो है इधर बीच जो है चर्चा में भी थे, जैसे कि ऑपरेशन कावेरी। दोस्तों हमने सूडान में भी देखा था। ठीक है, वहां पे भी काफी ज्यादा जो है तख्ता पलट वाली स्थिति बनी थी और यहाँ पे ऑपरेशन कावेरी चलाया गया। तो सूडान में जो भारतीय नागरिक फंसे थे उनको जो है निकालने के लिए भारत सरकार के द्वारा अप्रैल 2023 में ऑपरेशन कावेरी चलाया गया था। इसी के साथ साथ ऑपरेशन दोस्त भी चलाया गया दोस्तों फरवरी 2023 में। जो तुर्की सीरिया में जो भूकंप आया था दोस्तों, वो उस भूकंप में फंसे जो भारतीय नागरिक थे उनको वापस निकालने के लिए, उनको वापस लाने के लिए सुरक्षित जो है ऑपरेशन दोस्त चलाया गया था।
और इसी के साथ साथ ऑपरेशन गंगा जो एग्जाम में आपसे पूछा भी गया है, ये जैसा कि रूस और जब यूक्रेन के बीच में युद्ध छिड़ा था तो वहां पे फंसे जो भारतीय थे उनको सुरक्षित लाने के लिए, ठीक है, ये भारत सरकार के द्वारा ऑपरेशन गंगा चलाया गया था और ये पीसीएस में आपसे पूछा भी गया है। और इसी के साथ साथ एक ऑपरेशन चलाया जाया गया है दोस्तों, ठीक है, ऑपरेशन समुद्र सेतु 2020 में चलाया गया था। तो कोविड महामारी के दौरान जो विदेशों में फंसे भारतीय हैं उनको वापस लाने के लिए, ठीक है, ये जो है एक तरीके से स्वदेश वापसी कार्यक्रम के रूप में चलाया गया था ऑपरेशन समुद्र सेतु। ये कुछ अन्य महत्वपूर्ण ऑपरेशन थे जो आपके एग्जाम के लिए जरूरी थे। और देखिए यहाँ से भी प्रश्न पूछे गए। देखिए प्रीवियस ईयर्स के क्वेश्चंस को जब आप सॉल्व करेंगे दोस्तों तब आपको पता चलेगा कि जो आपको कंटेंट दिया जा रहा है वो कितना आपके लिए इंपॉर्टेंट हो जाता है, ठीक है। चलिए, और यहाँ पे एक और ऑपरेशन है दोस्तों, ऑपरेशन देवी शक्ति। जब आपको पता है कि अफगानिस्तान में जब, ठीक है, लोकतांत्रिक सरकार के स्थान पे तालिबान का शासन आया, ठीक है, और जब वहां पे जो है अफगानिस्तान में, तब उस समय भारतीयों को जो है सुरक्षित वापस लाने के लिए जो वायुसेना के द्वारा एक ऑपरेशन चलाया गया, ऑपरेशन देवी शक्ति, ठीक है। तो अफगानिस्तान में तालिबानियों के शासन के दौरान जो है भारतीयों को वापस लाने के लिए इस ऑपरेशन को चलाया गया था। तो ये महत्वपूर्ण ऑपरेशन है जो आपके एग्जाम के लिए जरूरी है, उन्हें आप लोग देखिए, ठीक है। चलिए अब इसी के साथ बात करते दोस्तों, यहाँ पे गठबंधन है जिसे हम कहते हैं ग्लोबल बायोफ्यूल अलायंस, यानी कि वैश्विक जैव ईंधन गठबंधन। दोस्तों इस गठबंधन का जो है एक तरीके से इस गठबंधन को जो है इसका नेतृत्व किया गया, ये जो पहल है दोस्तों ये भारत के नेतृत्व में, इसलिए इंपॉर्टेंट है। तो ग्लोबल बायोफ्यूल अलायंस, ठीक है, इस जो है भारत के नेतृत्व में शुरू की गई ये एक पहल है। और इस पहल का उद्देश्य क्या है दोस्तों, एक तरीके से दुनिया की जो सरकारें हैं, जो अंतरराष्ट्रीय संगठन है, जो उद्योग हैं, उनको जो है जैव ईंधन के जो है अपनाने के लिए, ठीक है, प्रेरित करना या फिर बढ़ावा देने के लिए, ठीक है, उनको एक साथ लाना, ठीक है। तो एक तरीके से जैव ईंधन को अपनाने के लिए, जैव ईंधन को अपनाने का बढ़ावा देने के लिए विश्व की सरकारों को, अंतरराष्ट्रीय संगठनों को, उद्योगों को एक साथ लाना और लोगों को इसके प्रति प्रेरित करने के लिए वैश्विक जैव ईंधन गठबंधन को जो है इस पहल की शुरुआत की गई भारत के नेतृत्व में। यहाँ पे जो है ये जो पहल है ये भारत का जो मौजूदा प्रधानमंत्री जीवन योजना, यहाँ पे गोबर्धन योजना है, जैसे जो जैव ईंधन से संबंधित कार्यक्रम है उनको जो है मदद करना। अब आपकी जिम्मेदारी है कि प्रधानमंत्री जीवन योजना, गोबर्धन योजना को अच्छे से देखिए और कोशिश करिए मुझे भी बताइए, ठीक है। इस गठबंधन में दोस्तों प्रारंभ में देखा जाए, ठीक है, 9 देशों ने मिल करके इस गठबंधन को शुरू किया जिसका नेतृत्व भारत ने किया। तो आरंभिक सदस्य देश कौन थे? भारत, जिसके नेतृत्व में इस पहल की शुरुआत की गई। अमेरिका भी जुड़ा, ब्राजील, अर्जेंटीना, बांग्लादेश, इटली, मॉरिशस, दक्षिण अफ्रीका और संयुक्त अरब अमीरात, ये सब के साथ जो है इस पहल की शुरुआत की गई है। तो ये भी ध्यान रखिएगा कि शुरुआती समय में जो है इस गठबंधन में कौन कौन से देश शामिल थे, क्योंकि भारत के नेतृत्व में इस गठबंधन, इस पहल की शुरुआत की गई है, तो ये इंपॉर्टेंट हो जाता है, ठीक है। अगला है दोस्तों हमारा की यूएसए द्वारा प्रमाणित दुनिया की पहली इलेक्ट्रिक फ्लाइंग कार जिसका नाम है LF मॉडल ए, ठीक है। LF मॉडल ए जो कि दुनिया की पहली इलेक्ट्रॉनिक फ्लाइंग कार है जिसको प्रमाणित किया गया है संयुक्त राज्य अमेरिका के सरकार के द्वारा। तो दुनिया की पहली फ्लाइंग कार, इस नाम आपको पता होना चाहिए, LF मॉडल है। इसको जो है अमेरिका की सरकार की तरफ से जो है उड़ान संबंधी जो खास प्रमाण है, जो मंजूरी उसको दे दी गई है, ठीक है। और इस तरह देखा जाए तो ये LF मॉडल ए जो है ये दुनिया की पहली कार, ठीक है, यानी कि उड़ने वाली कार ये बन गई है। इसको देखा जाए ये जो है बनाया गया है, ये सैन फ्रांसिस्को बेस्ड जिसका नाम है, एक कंपनी है जिसका नाम है एल्फ एरोनॉटिक्स के द्वारा जो है इसको बनाया गया है, इस मॉडल फ्लाइंग कार को। और ये एक इलेक्ट्रॉनिक जो फ्लाइंग कार है, जो सड़कों पर तो कारें चलती हैं दोस्तों, वो आपने देखा होगा, अब आकाश में भी, ठीक है, कारों को उड़ते हुए आप देख सकेंगे। तो इस तरह की दुनिया की पहले इलेक्ट्रॉनिक फ्लाइंग कार जिसका नाम है एल्फ मॉडल ए, अमेरिका के द्वारा प्रमाणित की गई, ठीक है। अगला है दोस्तों, दक्षिण पूर्व एशिया में मनुष्य के आगमन का साक्ष्य मिला। और चूंकि कहाँ मिला ये आपके लिए इंपॉर्टेंट है, तो एक गुफा है जिसका नाम है टेम्पला लिंग गुफा, जो कि लाओस, ठीक है, दक्षिण पूर्व एशिया का एकमात्र लैंडलॉक्ड कंट्री लाओस में ये गुफा है जो कि चर्चा में था, टेम्पला लिंग गुफा। और यहाँ से जो है दक्षिण पूर्व एशिया, ठीक है, जो है मनुष्य के आगमन का साक्ष्य मिला है। तो लाओस में दोस्तों एक पर्वत है, एनामाइट पर्वत श्रृंखला, वहां पे जो ये गुफा स्थित है, टेम्पा लिंग गुफा। और यहाँ से जो है दक्षिण पूर्व एशिया में मानव के आगमन के बारे में जानकारी प्राप्त हुई है।
उत्खनन किया गया। उत्खनन से कुछ ऐसे प्रमाण मिले जिसमें ये लगभग जो है मानव लगभग जो है 56,000 वर्षों पहले से जो है टेम्पा लिंग गुफा के आसपास रहते थे, और ये पिछली जो धारणाएं थी उनको चुनौती देते हैं। तो पहली धारणा है दोस्तों, ऐसा माना जा अफ्रीका से बताया जाता है कि मानव की उत्पत्ति हुई थी, लेकिन ये जो प्रमाण मिले हैं ये अफ्रीका के साक्ष्य से पहले के पुराने के प्रमाण हैं, इसलिए उन पुरानी जो धारणाएं हैं उनको ये जो है नई खोज चुनौती दे रहे हैं। ठीक है, यहाँ पे जो टेम्पला के से जो साक्ष्य मिले हैं वो दक्षिण पूर्वी में एशिया में, ठीक है, होमोसेपियंस के आगमन की जो समय अवधि है उनको और पीछे कर दे रहे हैं, यानी कि और भी पुराने ये साक्ष्य मिले हैं, तो एक तरीके से चुनौती दे रहे हैं। तो ये देखिए ये गुफा आपके लिए इंपॉर्टेंट है। टेम्पा लिंग गुफा कहाँ पे दोस्तों? लाओस, चूंकि लाओस की बात कर रहे हैं, दक्षिण पूर्व एशिया का ये देश है और आप देख सकते हैं ये है लाओस दोस्तों। आइए इसके बारे में बात करते हैं। देखिए दक्षिण पूर्वी एशिया का ये एकमात्र, ठीक है, स्थलबद्ध देश है, लैंड लॉक्ड कंट्री है। ये एग्जाम में भी पूछा गया आपके किसी, ठीक है। तो यहाँ पे जो है पूरी तरीके से लैंडलॉक्ड है। लैंडलॉक्ड कंट्री वो होती है जिनकी कोई भी सामुद्रिक सीमा नहीं होती है, और ये किन देशों से अपनी सीमा को साझा करता है? तो ये देख लीजिए दोस्तों, यहाँ पे आप देख सकते हैं थाईलैंड से, कंबोडिया से, वियतनाम से, चाइना से और म्यांमार से, और ये पूरी तरीके से लैंडलॉक्ड कंट्री है जिसकी जो यहाँ पे राजधानी है वियंताने जो है यहाँ पे इसकी राजधानी, जो कि मेकोंग नदी के तट पर स्थित है। ठीक है, मेकोंग रिवर से भी रिलेटेड क्वेश्चन आए हैं कि मेकोंग रिवर किन किन देशों से होकर के बहती है, कमेंट बॉक्स में आंसर करिए। ठीक है, मेकोंग रिवर जो है नदी के पास ये स्थित है, और ये जो नदी यहाँ की इस देश की जो मुद्रा है दोस्तों उसका नाम क्या है? लाओ कीप जो है यहाँ की करेंसी है। और लाओस को दोस्तों एक अन्य नाम से भी जाना जाता है, लैंड ऑफ मिलियन एलिफेंट, यानी कि लाखों हाथियों की भूमि के नाम से जाना जाता है दोस्तों। कौन? लाओस। और आप मुझे कमेंट बॉक्स में आंसर करिए कि सफेद हाथियों की भूमि के नाम से कौन सा देश जाना जाता है। तो आज मैंने आपसे बहुत सारे क्वेश्चन किए, उम्मीद करती हूँ कि आप मुझे आंसर करेंगे। देखिए मेहनत आपको करनी, एग्जाम में बैठना आपको है, तो कोशिश करिए कम से कम जितना मैं आपको पूछ रही हूँ क्वेश्चन उसका तो आंसर आप करिए। ठीक है, और इसी से कहते हैं दोस्तों बूंद बूंद से समुंदर बनता है। ऐसे छोटी छोटी नॉलेज से एक दिन आप देखेंगे कि आपके पास बहुत सारा इन्फॉर्मेशन होगा, वो इन्फॉर्मेशन जो आपके एग्जाम के लिए इंपॉर्टेंट होगा, कोई फालतू का इन्फॉर्मेशन नहीं। ठीक है, जो आपके एग्जाम के लिए, और जितना भी मैंने अभी तक आपसे पॉइंट पूछा वो एग्जाम में आया हुए क्वेश्चन है। ठीक है, चलिए दोस्तों इसी के साथ साथ बात करते हैं दुक्कम पोर्ट। ठीक है, दुक्कम पोर्ट जो कि ओमान में स्थित है, चर्चा में है। दुक्कम पोर्ट से रिलेटेड भी क्वेश्चन एग्जाम में पूछा गया, और इस साल ये दुक्कम पोर्ट फिर से चर्चा में था, इसलिए इसकी लोकेशन एक बार हम देख लेते हैं। दोस्तों दुक्कम पोर्ट में भारत के जो नेशनल सिक्योरिटी एडवाइजर है यानी कि अजीत डोभाल, उन्होंने जो है दुक्कम पोर्ट का जून 2023 में दौरा किया था। और अगर हम देखें ये जो है ओमान के मस्कट में भारतीय नौसेना की रणनीतिक पहुंच प्रदान करता है दोस्तों। कौन दोस्तों? दुक्कम पोर्ट। ठीक है, ये जो पोर्ट है दोस्तों यहाँ पे भारतीय सेना के द्वारा, ठीक है, अपनी जो है उपस्थिति दर्ज की गई है, यानी यहाँ पे जो है ओमान ने अलाउ किया है भारतीय नौसेना के। ठीक है, तो यहाँ पे जो है हिंद महासागर क्षेत्र में अपनी उपस्थिति को सुविधाजनक बनाने में ये पोर्ट जो है काफी मदद करेगा। और ये देख सकते हैं आप दोस्तों दुक्कम पोर्ट है। तो दुक्कम पोर्ट दोस्तों किस देश से रिलेटेड है दोस्तों? ओमान से। ठीक है, ये ध्यान रखिएगा। और ओमान की दोस्तों बात करें तो यहाँ पे जो है ओमान, और ये देखिए यहाँ पे गल्फ ऑफ ओमान है या पर्शियन गल्फ है, और यहाँ पे ध्यान रखिएगा गल्फ ऑफ हार्मोज है। ठीक है, जिसे ऑयल स्ट्रेट के नाम से भी जानते हैं, और ईरान और ओमान को अलग करता है, और गल्फ ऑफ ओमान और पर्शियन गल्फ को कनेक्ट करता है। ठीक है, ये ध्यान रखिएगा। चलिए अगला दोस्तों, विश्व चुनाव निकाय संघ की जो 11वीं बैठक आयोजित की गई थी वो कोलंबिया के कार्टागेना में आयोजित की गई थी। तो यहाँ पे विश्व चुनाव निकाय जो है दोस्तों ये चर्चा में है, और यहाँ पे जो है कार्टागेना, ठीक है, कार्टागेना जो कि कोलंबिया में है दोस्तों, वहां पे इसकी 11वीं बैठक का आयोजन किया गया। और ये जो है बैठक का विषय क्या था? तो क्षेत्रीय चुनाव, ठीक है, 2023 की चुनौतियों पर एक वैश्विक दृष्टिकोण, ये इसका विषय था। भारत ने भी इसमें भाग लिया, और भारत की तरफ से जो भारत का प्रतिनिधित्व किया ये भारत के जो इलेक्शन कमीशन ऑफ इंडिया है दोस्तों, ठीक है, यहाँ पे राजीव कुमार, उनके द्वारा जो है इस भारत का प्रतिनिधित्व किया गया। जो भारत के मुख्य चुनाव आयुक्त हैं राजीव कुमार ने, ठीक है, ये भी ध्यान रखिएगा। ठीक है, राजीव कुमार ने, ठीक है, इस बैठक को संबोधित किया, और इन्होंने जो है विश्व चुनाव निकाय संघ ए वेब के कार्यकारी बोर्ड की, ठीक है, सामने, ठीक है, एक बात रखा। सबसे बड़ा जो मुद्दा उठाया वो फर्जी खबरें, जो फर्जी खबरें आजकल बहुत ज्यादा वायरल होती है, और खासकर हमारे जो यूथ है वो बहुत जल्दी से प्रभावित होते हैं। मैं देखती हूँ एक तो व्हाट्सएप यूनिवर्सिटी, व्हाट्सएप पे फर्जी खबरों को उड़ा दिया जाता है,
तो हमें अवेयर होना चाहिए और ऐसे मुद्दों को उठाया गया, ठीक है। ये विश्व चुनाव निकाय की 11वीं बैठक में, ठीक है, भारत के जो इलेक्शन कमीशन ऑफ इंडिया है, राजीव कुमार के द्वारा। हम इस संगठन की दोस्तों बात करें तो वर्तमान समय में दुनिया के करीब 119 जो है देश इस चुनावी प्रबंधन निकाय के सदस्य हैं। और ये जो चुनावी निकाय, जिसे हम विश्व चुनाव संघ के नाम से जानते हैं, ये दुनिया भर में जो चुनाव प्रबंधन निकाय है उनका ये सबसे बड़ा संघ है। इसकी जो स्थापना की गई थी दोस्तों 2013 में की गई थी। कोरियाई गणराज्य सियोल, कोरिया की राजधानी सियोल में जो है इसकी स्थापना की गई थी, ठीक है, 2013 में। तो ये ध्यान रखिएगा। इसी के साथ साथ हमारा अगला पॉइंट है दोस्तों, जो हिंदुस्तान एरोनॉटिकल्स लिमिटेड है, इसने अपना दक्षिण पूर्वी एशिया पे जो है अपना एक क्षेत्रीय कार्यालय का उद्घाटन किया। कौन से देश में दोस्तों? मलेशिया की राजधानी कुआलालंपुर में। तो मलेशिया की राजधानी कुआलालंपुर में अपने क्षेत्रीय कार्यालय का उद्घाटन दोस्तों किया गया हिंदुस्तान एरोनॉटिक्स लिमिटेड के द्वारा। और इस क्षेत्रीय कार्यालय का जो उद्घाटन किया गया वो किसके द्वारा किया गया? तो रक्षा मंत्री राजनाथ सिंह के द्वारा किया गया। तो ये भी इंपॉर्टेंट है दोस्तों, हिंदुस्तान एरोनॉटिक्स लिमिटेड का जो दक्षिण पूर्वी एशिया के किस देश में क्षेत्रीय कार्यालय का उद्घाटन किया गया? तो ये कुआलालंपुर में किया गया। इससे जो है भारत और मलेशिया के बीच में देखा जाए रक्षा उद्योग की साझेदारी प्रगाढ़ होगी, ठीक है। साथ ही साथ जो दक्षिण पूर्वी एशियाई क्षेत्रों के साथ जो है HAL यानी कि हिंदुस्तान एरोनॉटिक्स लिमिटेड के जो जुड़ाव है उसके लिए केंद्र के रूप में भी कार्य करेगा, ठीक है। तो यहाँ पे दक्षिण पूर्वी एशिया में HAL का जो है क्षेत्रीय कार्यालय कहाँ खुला दोस्तों? तो ये मलेशिया की राजधानी कुआलालंपुर में। अगला हमारा पॉइंट है दोस्तों, एक बीमारी है, एक सिंड्रोम है जिसे हम बोलते हैं गुइलेन बेरे सिंड्रोम। दोस्तों गुइलेन बेरे सिंड्रोम उस समय चर्चा में आया जब इस बीमारी के चलते जो है पेरू जो देश है, ठीक है, कहाँ का? दक्षिण अमेरिका का पेरू देश में जब आपातकाल, स्वास्थ्य आपातकाल, ठीक है, हेल्थ इमरजेंसी की घोषणा की गई, उसके बाद से जो है गुइलेन बेरे सिंड्रोम जिसे हम कहते हैं न्यूरोलॉजिकल विकास, ठीक है, उसका जो है ये चर्चा में आ गया। तो इस गुइलेन बेरे सिंड्रोम के कारण जो है इसके बढ़ते प्रकोप के कारण पेरू में देखा गया स्वास्थ्य आपातकाल की घोषणा की गई थी इस साल। ये जो यहाँ पे गुइलेन बेरे सिंड्रोम है ये इंपॉर्टेंट है आपके लिए। ये बहुत ही दुर्लभ ऑटो इम्यून विकार है और ये देखा जाए किसको प्रभावित करता है? तो ये पेरिफेरल नर्वस सिस्टम जिसे परिधीय तंत्रिका तंत्र कहते हैं उसको ये प्रभावित करता है। ये शुरुआत में जो है मांसपेशियां इससे कमजोर हो जाती है, दर्द और शून्यता जैसे लक्षण देखे जाते हैं। 10 से 12 माह या उससे अधिक समय तक चलने पर इससे पैरालाइज भी होने का, ठीक है, घटना हो सकती है। पैरालाइज जो व्यक्ति हो सकते हैं क्योंकि देखिए ये तंत्रिका तंत्र को ही प्रभावित करता है, ठीक है। यह सिंड्रोम देखा जाए मांसपेशियों की गति, दर्द, तापमान, स्पर्श संवेदनाओं के लिए जिम्मेदार तंत्रिका है उनको प्रभावित करता है। क्योंकि बात करें दोस्तों पेरू, देखिए पेरू 2 बार न्यूज में आ गया। एक तो हम देख रहे हैं एपिक का अगली साल जो है सम्मेलन आयोजित किया जाएगा पेरू में। पेरू दोस्तों दक्षिण अमेरिका का ये देश है, ठीक है, साउथ अमेरिका का, और ये देखिए पेरू है, ठीक है। और यहाँ पे जो है पेरू किससे अपनी बाउंड्री शेयर करता है? तो इक्वाडोर से करता है, कोलंबिया से करता है, ब्राजील से करता है, बोल्विया से करता है और चिली से। और देखिए बोल्विया और पेरू के बॉर्डर पे एक लेक है जिसको हम कहते हैं लेक टिटिकाका, जो कि दुनिया की सबसे ऊंची नौका पारेगम्य झील है, ठीक है। ये भी आपसे पूछा गया है। पेरू इसकी राजधानी दोस्तों लीमा है जो कि, ठीक है, पैसिफिक ओशन पर स्थित है। और यहाँ की जो करेंसी पेरुवाई न्यूवो सोल है। और यहाँ के जो राष्ट्रपति उनका नाम क्या है? दीना एर्सिलिला बोलोवर्ड जेगार्डो, ठीक है, ये यहाँ के जो है प्रेसिडेंट है। तो पेरू आपने देखा। चलिए अगले बिंदु पर चलते हैं। दक्षिण एशिया का पहला प्रजाति अस्तित्व केंद्र कहाँ स्थापित किया जाएगा दोस्तों? भारत में किया जाएगा, ठीक है। तो ये भी इंपॉर्टेंट है। दक्षिण एशिया का पहला प्रजाति केंद्र जो स्थापित किया जाएगा, पहला प्रजाति अस्तित्व केंद्र, वो भारत में किया जाएगा। और इसके लिए जो IUCN इंटरनेशनल यूनियन फॉर कंजर्वेशन ऑफ नेचर्स, ठीक है, उसके द्वारा जो है स्पीसीज सर्वाइकल कमीशन ने दक्षिण एशिया में अपने पहले सेंटर फॉर स्पीसीज सर्वाइकल को स्थापित करने के लिए भारत का जो भारतीय वन्यजीव ट्रस्ट है उसके साथ साझेदारी की है। और ये दुनिया में स्पीसीज सर्वाइकल का क्या ये पहला सेंटर है? नहीं, ये दुनिया में स्पीसीज सर्वाइकल का ये 10वां सेंटर है और दक्षिण एशिया में ये पहला सेंटर है, ध्यान रखिएगा। तो दक्षिण एशिया में जो है पहला प्रजाति अस्तित्व केंद्र IUCN के द्वारा कहाँ स्थापित किया जाएगा? भारत में किया जा रहा है, ठीक है। चलिए हम बात कर लेते हैं 15वां ब्रिक्स शिखर सम्मेलन के बारे में, जिसका आयोजन जोहान्सबर्ग, ठीक है, दक्षिण अफ्रीका के जोहान्सबर्ग में आयोजित किया गया। तो ये 15वां शिखर सम्मेलन था दोस्तों जिसका आयोजन दक्षिण अफ्रीका में किया गया। और इस सम्मेलन जो कि इसलिए इंपॉर्टेंट है कि 2019 के बाद देखा जाए दोस्तों, कोविड-19 महामारी के बाद ये पहले व्यक्तिगत बैठक हुई है, क्योंकि इसके पहले भी जो बैठकें हुई थी, देखिए 2021 में ब्रिक्स शिखर सम्मेलन का आयोजन भारत ने अध्यक्षता किया था, लेकिन व्यक्तिगत रूप से नहीं हुआ था, वर्चुअल माध्यम से हुआ
हुआ था, लेकिन व्यक्तिगत यानी कि इससे संबंधित जो देश है उनके प्रमुख मिल करके आपस में बैठ करके इस सम्मेलन का आयोजन किए। ठीक है, दक्षिण अफ्रीका के जोहान्सबर्ग में। और भारत का प्रतिनिधित्व किसके द्वारा किया गया? तो प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी के द्वारा किया गया। 15वें ब्रिक्स शिखर सम्मेलन का विषय क्या था? तो ब्रिक्स और अफ्रीका पारस्परिक रूप से त्वरित विकास, धारणीय विकास, समावेशी बहुपक्षवाद के लिए साझेदारी। ब्रिक्स एंड अफ्रीका पार्टनरशिप फॉर म्यूचुअल एक्सेलरेटेड ग्रोथ, सस्टेनेबल डेवलपमेंट एंड एक्सक्लूसिव मल्टीलेटरलिज्म। तो ये इसका जो है थीम थी। ब्रिक्स देशों में देखा जाए दोस्तों, ये इस वर्ष की थीम इसलिए इंपॉर्टेंट है कि पहली बार जो है इसमें जो है ब्रिक्स देशों की संख्या 5 से बढ़कर के दोस्तों 11 हो गई, यानी कि 6 देश इसमें शामिल हुए हैं। ठीक है, और ये 6 देश कौन से, ये आपके लिए इंपॉर्टेंट है। मिस्र, ठीक है, ईरान, सऊदी अरब, ठीक है, संयुक्त अरब अमीरात, इथोपिया और अर्जेंटीना, ये 6 अन्य देश हैं जो ब्रिक्स में शामिल हुए हैं। और ये मध्य पूर्व अफ्रीका और दक्षिण अमेरिका जो है इनका प्रतिनिधित्व करते हैं। और ये जो ब्रिक्स देशों में जो 6 नए देश शामिल हुए हैं, ये प्रभावी कब होंगे? इनकी पूर्ण सदस्यता जो है 1 जनवरी 2024 से प्रभावी होगी। ठीक है, तो आप देख लीजिएगा ब्रिक्स के बारे में। यहाँ पे 15वां ब्रिक्स शिखर सम्मेलन जो आयोजित किया गया था, ये दक्षिण अफ्रीका के जोहान्सबर्ग में। अगला दोस्तों इंपॉर्टेंट पॉइंट है कि दुनिया के सबसे बड़े सिंगल साइट सौर ऊर्जा संयंत्र का उद्घाटन किया गया। किस देश में किया गया? यूएई में किया गया, संयुक्त अरब अमीरात में किया गया। दुनिया के सबसे बड़े सिंगल साइट सौर ऊर्जा संयंत्र किस दौरान? जानते हैं आप, हमने कल ही बात किया था कि COP 28 का जो आयोजन किया गया है, ठीक है, वो यूएई में किया गया। और इसी दौरान जो है इस आयोजन के पहले यूएई ने दुनिया के सबसे बड़े सिंगल साइट सौर ऊर्जा संयंत्र का स्थापना उद्घाटन किया है। तो यहाँ पे संयुक्त अरब अमीरात ने, ठीक है, दुनिया के सबसे बड़े एकल साइट, ठीक है, सिंगल साइट सौर ऊर्जा संयंत्र जिसको देखा जाए 2 गीगावाट है, जिसका नाम क्या देखे? अल दफरा। ठीक है, ये देखिए नाम है इसका, अल दफरा सोलर फोटोवोल्टिक इंडिपेंडेंट पावर प्रोजेक्ट। इसका जो उद्घाटन किया है संयुक्त अरब अमीरात ने। अबू धाबी शहर से देखा जाए 35 किलोमीटर दूर यह संयंत्र लगभग स्थित है। और इस संयंत्र के माध्यम से लगभग 2 लाख घरों को बिजली देने के लिए पर्याप्त बिजली पैदा करेगा। सालाना ये 2.4 मिलियन टन कार्बन उत्सर्जन जो है विस्थापित करने की भी उम्मीद है। ठीक है, तो ये ध्यान रखिएगा, दुनिया का सबसे बड़ा सिंगल साइट सौर ऊर्जा संयंत्र दोस्तों, उसका नाम क्या है? अल दफरा, जो कि यूएई में, ठीक है, जो यूएई की जो राजधानी अबू धाबी के पास स्थापित किया गया है। अगला दोस्तों, हिंदू फोबिया की निंदा करने वाला प्रस्ताव पारित करने वाला जो पहला, ठीक है, अमेरिकी राज्य बना, वो बना जॉर्जिया। ध्यान रखिएगा, जॉर्जिया एक यूरोपियन कंट्री भी है, लेकिन अमेरिकी राज्य है जॉर्जिया, जिसने हिंदूफोबिया से संबंधित प्रस्ताव, हिंदूफोबिया की निंदा करने वाला प्रस्ताव पारित किया। और ऐसा करने वाला ये अमेरिका का पहला राज्य बन गया है। तो अमेरिका में जो जॉर्जिया विधानसभा है, इसने हिंदूफोबिया, फोबिया मतलब होता है डर, और किसी धर्म के प्रति अगर लोगों के बीच में डर पैदा किया जाता है तो उसी को हिंदूफोबिया कहा जाता है। और हिंदूफोबिया की निंदा की गई है, किसी समुदायों के द्वारा अगर इस धर्म के प्रति लोगों में डर पैदा करने का प्रयास किया गया, तो ऐसी चीजों की निंदा करते हुए एक बिल प्रस्ताव पारित किया गया है जॉर्जिया की विधानसभा के द्वारा। और इससे जो है इस तरह की विधायी जो उपाय करने वाले ये पहला अमेरिकी राज्य बन गया है। प्रस्ताव में देखा जाए क्या कहा गया है, तो हिंदू फोबिया और हिंदू विरोधी जो कट्टरता है उसकी निंदा की गई। उसमें बताया गया है कि हिंदू धर्म जो है दुनिया का सबसे बड़ा और सबसे पुराने धर्मों में से एक है, जिसके 100 से अधिक देशों में 1.2 अरब से अधिक जो है अनुयायी है। तो एक तरीके से हिंदू फोबिया की निंदा करने वाला ये बिल जो है पास किया गया है जॉर्जिया के द्वारा, और ऐसा करने वाला ये अमेरिका का पहला राज्य बना है। ठीक है, अगला बिंदु है दोस्तों, दुनिया की सबसे गहरी अंडरग्राउंड प्रयोगशाला बनाई जा रही है। बनाई गई कहां पे दोस्तों? चीन। तो दुनिया के सबसे जो गहरी, ठीक है, सबसे गहरी, बहुत इन डेप्थ में जाकर के अंडरग्राउंड प्रयोगशाला बनाया दोस्तों चीन ने, और ये हाल फिलहाल में चर्चा में था। इस प्रयोगशाला के अगर हम साइज की बात करें कि कितना बड़ा है, तो लगभग 120 स्विमिंग पूलों को मिला दिया जाए तो इतना बड़ा ये अंडरग्राउंड जो है, ठीक है, सबसे गहरी अंडरग्राउंड प्रयोगशाला बन जाती है। और ये चीन का प्रांत है दोस्तों, ठीक है, जिसका नाम है सिचुआन प्रांत, वहां पे इसको बनाया गया। और ये कितनी गहरी है दोस्तों? ये जो लैब है ये 1.5 मील गहरी है। ठीक है, इसके पहले दुनिया का जो सबसे, ठीक है, गहरा जो लैब थी वो इटली की ग्रैंड सैसो नेशनल लेबोरेटरी थी, और लगभग ये उससे दुगना गहरा है। ठीक है, कौन दोस्तों? ये जो चीन के द्वारा बनाया गया है। अगर ग्रैंड सैसो नेशनल लेबोरेटरी की बात करें तो ये पहले दुनिया की सबसे बड़ी अंडरग्राउंड जो है लेबोरेटरी थी, अब चीन में बन गई है। ठीक है, ये ध्यान रखिएगा। इस लैब में दोस्तों ब्रह्मांड के सबसे अनसुलझे
रहस्य, जिसको हम डार्क मैटर कहते हैं, उसके बारे में स्टडी किया जाएगा इस लेबोरेटरी में। ठीक है, तो दुनिया की सबसे गहरी अंडरग्राउंड प्रयोगशाला जो बनाई गई वो चीन में बनाया गया है। और चीन में ही देखा जाए दोस्तों, चीन ने इसी साल दिसंबर में, यानी कि अभी इसी महीने में, विश्व के पहले चौथी पीढ़ी के परमाणु रिएक्टर की स्थापना की घोषणा की है। तो किस देश ने, ठीक है, विश्व के पहले चौथी पीढ़ी यानी कि फोर्थ जनरेशन के न्यूक्लियर रिएक्टर की स्थापना की घोषणा किया है? चीन ने ही किया है। और इस न्यूक्लियर का रिएक्टर का नाम क्या होगा दोस्तों? शिदाबो बे परमाणु ऊर्जा संयंत्र। ठीक है, शिदाबो बे। और ये जो परमाणु ऊर्जा संयंत्र होगा दोस्तों, रिएक्टर होगा, इसके जो है ये चीन के पूर्वी शेडोंग प्रांत पर स्थापित किया जाएगा। और ये अगली पीढ़ी के गैस कूल्ड परमाणु रिएक्टर के युग की शुरुआत का प्रतीक है। ठीक है, तो विश्व के पहले चौथी पीढ़ी के परमाणु रिएक्टर की स्थापना कौन सा देश करेगा दोस्तों? चीन करेगा। और चीन में ही दुनिया की सबसे गहरी अंडरग्राउंड प्रयोगशाला भी स्थापित की गई है। इसी के साथ साथ अगला इंपॉर्टेंट पॉइंट है दोस्तों सीपी, ठीक है, सीपीटीपीपी, यानी कि ध्यान रखिएगा, ट्रांस पैसिफिक पार्टनरशिप के लिए एक व्यापक और प्रगतिशील समझौता है, जिसमें शामिल होने वाला पहला जो यूरोपीय देश बना है दोस्तों, वो यूनाइटेड किंगडम बना है। तो जुलाई 2023 में ट्रांस पैसिफिक पार्टनरशिप, ठीक है, के लिए जो व्यापक और प्रगतिशील समझौता है, ठीक है, उसमें शामिल होने वाला यूनाइटेड किंगडम जो है पहला यूरोपीय देश बन गया है। ये जो समझौता है दोस्तों, इसको देखा जाए 8 मार्च 2018 को सेंटियागो में, ठीक है, 11 देशों के बीच में एक ठीक है, मुक्त व्यापार समझौते के रूप में स्थापित किया गया था। यानी कि 11 देशों के माध्यम से 2018 में चिली के सेंटियागो में, ठीक है, इसको स्थापित किया गया था, इस समझौते को बनाया गया था। उद्देश्य क्या था? मुक्त व्यापार करना। जो 11 देश हैं वो आपस में मुक्त व्यापार करेंगे, किसी भी तरह का जो है ट्रेड होगा उस पर किसी भी तरह की टैरिफ वगैरह नहीं लगाई जाएगी। अब चूंकि यूके भी शामिल हो गया तो इसमें 12 देश हो गए। और इसका उद्देश्य क्या था? इस समझौते का जो सदस्य देश है उनके बीच में जो व्यापार है, उन व्यापार की जाने वाली जो वस्तुएं, उनमें किसी भी तरह का टैरिफ नहीं लगाना। इससे अगर टैरिफ नहीं लगेगी तो वस्तुएं सस्ती होंगी और व्यापार बढ़ेगा। वर्तमान में एक यूरोपीय देश यूके से शामिल हुआ है। इसके साथ ही और कितने देश हैं इसमें? जो तो यहाँ पे ऑस्ट्रेलिया है, न्यूजीलैंड है, ब्रुनेई, कनाडा, चिली, जापान, मलेशिया, मैक्सिको, पेरू, सिंगापुर और वियतनाम। इन 11 देशों के द्वारा ये कंप्रिहेंसिव एंड प्रोग्रेसिव, ठीक है, एग्रीमेंट फॉर ट्रांस पैसिफिक पार्टनरशिप, ठीक है, ये सीपी, ठीक है, सीपीटीपीपी का फुल फॉर्म है। और इसमें जो है पहला यूरोपीय देश जो शामिल हुआ है, ये यूनाइटेड किंगडम शामिल हुआ है। और आज का हमारा लास्ट पॉइंट है दोस्तों की दुनिया में सबसे बड़ा जो है अफीम उत्पादक देश बन गया है वो म्यांमार। इस तरह के प्रश्न पूछे गए एग्जाम में, इससे इसको शामिल किया गया। तो म्यांमार जो है अभी हाल फिलहाल का जो है डेटा आया है, जिसमें ये बताया गया है कि दुनिया में जो है म्यांमार जो बात करें, ये सबसे बड़ा अफीम उत्पादक देश बन गया है। और अफीम बनाने में, ठीक है, किसको इससे पीछे किया है? तो ये जो तालिबान शासित जो अफगानिस्तान है उसको इसने पछाड़ते हुए, अभी तक का अफगानिस्तान को माना जाता था कि दुनिया में सबसे ज्यादा जो अफीम का उत्पादन होता था वो अफगानिस्तान में होता था, अब म्यांमार में होता है। और म्यांमार दुनिया का सबसे बड़ा, ठीक है, अफीम का उत्पादक राज्य देश बन गया है। संयुक्त राष्ट्र की रिपोर्ट में देखा जाए जो है इस साल सबसे ज्यादा जो अफीम का उत्पादन किया है, अफीम का उत्पादन जो है अफीम का उत्पादन किया है म्यांमार ने। और कितना मेट्रिक टन? तो 1080 मेट्रिक टन अफीम का उत्पादन किया है म्यांमार ने। ठीक है, यहाँ पे देखा जाए सबसे इंपॉर्टेंट है आपके लिए दो चीजें जानना, एक गोल्डन ट्राइंगल, दूसरा जो है गोल्डन क्रिसेंट। क्रिसेंट मतलब होता है चंद्र, ठीक है, चंद्रमा, ठीक है, अर्ध चंद्रमा को क्रिसेंट कहते हैं। ये देखिए, और ये ट्राइंगल है, गोल्डन ट्राइंगल। एग्जाम में आपसे ये पूछा गया है कि गोल्डन ट्राइंगल और गोल्डन क्रिसेंट में कौन से देश हैं? तो ये वो देश हैं जो कि अफीम उत्पादन वाले देश हैं। और यहाँ पे जो है विश्व के 2 सबसे बड़े अफीम उत्पादक क्षेत्रों के मध्य कौन स्थित है दोस्तों? भारत। आप ये देख सकते हैं गोल्डन क्रिसेंट और गोल्डन ट्राइंगल के बीच में भारत दिख रहा होगा आपको। और यहाँ पे अगर हम बात करें गोल्डन ट्राइंगल, ठीक है, जिसे हम गोल्डन जो है स्वर्ण त्रिभुज कहते हैं, इसमें कौन कौन से देश हैं? थाईलैंड है, म्यांमार है, वियतनाम, ठीक है, लाओस इसमें शामिल है। और अगर हम बात करें यहाँ पे स्वर्ण अर्धभुज में, यानी कि यहाँ पे गोल्डन क्रिसेंट में, तो पाकिस्तान, अफगानिस्तान और ईरान जो है शामिल है। तो ये आपके लिए इंपॉर्टेंट हो जाता है, ठीक है, ये ध्यान रखिएगा। तो यहाँ पे दुनिया का सबसे बड़ा अफीम उत्पादक देश कौन सा बन गया है दोस्तों? म्यांमार। देखिए, कल मैंने आपसे बात किया था, कोप 28 बताया था दोस्तों। तो यहाँ पे हमने आपसे बताया था कि कोप 27 का जो आयोजन किया गया था वो मिस्र में किया गया था, कोप 28 का यूएई में। देखिए, अभी हाल फिलहाल में जो है न्यूज आई है कि
कि जो कोप 29 का जो आयोजन किया जाएगा वो किया जाएगा अजरबैजान, तो ये उस नोट के साथ ऐड कर लीजिएगा। तो हाल ही में घोषणा किया गया कि कोप 29 का जो आयोजन किया जाएगा वो अजरबैजान में किया जाएगा, ठीक है, अजरबैजान के द्वारा किया जाएगा। और अजरबैजान एक एशियाई देश है जिसका आप यहाँ पे देख सकते हैं, ठीक है। ये देखिए अजरबैजान है जिसका कैस्पियन सी से जो है सीमा साझा करता है। और यहाँ पे देखिए ईरान, तुर्की, आर्मेनिया, जॉर्जिया, ठीक है, देखिए ये जॉर्जिया आ गया, एक जॉर्जिया राज्य अमेरिका में, एक ये जॉर्जिया और ये रशिया, ठीक है। और ये जो घोषणा है कब की गई है, तो ये जब सम्मेलन संपन्न हुआ है तो उसी दौरान ये किया गया कोप 28। और कोप 28 का जो आयोजन किया गया था ये संयुक्त अरब अमीरात में किया गया। तो उसी के साथ इस नोट्स को लगा लीजिएगा तो इंपॉर्टेंट हो जाता है। तो यहाँ से दोस्तों ये था आज का हमारा इंटरनेशनल जो है न्यूज, जो कि आपके एग्जाम के लिए इंपॉर्टेंट है। अब हम एग्रीमेंट वगैरह को अगली क्लास में बात कर लेंगे, ठीक है। तब तक के लिए इसको रेगुलर जो है चीजों को देखिए, फॉलो करिए, ठीक है। सारे पॉइंट इंपॉर्टेंट है, पीडीएफ जो है आपको प्रोवाइड कर दिया जाएगा, ठीक है। टेलीग्राम ग्रुप पे लिंक डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दिया हुआ, वहां से देख लीजिए। तो फिर मिलते हैं दोस्तों अगले सेशन में, तब तक के लिए ख्याल रखिए अपना, खुश रहिए, मस्त रहिए और रिवीजन करते रहिए, क्योंकि वक्त बहुत कम है, जल्दी एग्जाम आने वाला है, उसी के साथ साथ सारे सब्जेक्ट को देखिए। तब तक दोस्तों बाय, हैव अ गुड डे।